हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्स क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज हम यहाँ पर केवीएस की सीडीपी क्लासेस के लिए अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने अभिवृद्धि एवं विकास को समझा था, जो कि आपके केवीएस के सिलेबस का पहला टॉपिक था। हालांकि उससे पहले मैंने आप सभी को थोड़ा सा बाल मनोविज्ञान जो है आपका इसका हिस्ट्री पढ़ाया था, यानी कि आपका जो इतिहास पढ़ाया था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। आज यहाँ पर हम अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। जितने भी आपके सिद्धांत हैं वो सभी के सभी सिद्धांत यहाँ पर आज मैं एक ही वीडियो में आपको कवर कर दूंगी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम के जो सिलेबस है इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, आपको प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी भी सिलेबस नहीं देखा है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस करके एक वीडियो है, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत तो हमें समझ में आ गया कि ये हमें पढ़ना है, लेकिन आखिर में ये है क्या और हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ऐसी आवश्यकता है। तो आप सभी को पता है कि आपकी जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, जब कोई भी बालक विकास की एक अवस्था से, जो आपकी एक अवस्था है, इस दूसरी अवस्था में जाता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है और दूसरी अवस्था से फिर जो है अपना अगली अवस्था में जाता है, तो उसमें आपके जो है कई सारे परिवर्तन होते हैं। यही परिवर्तन तो आप पढ़ते हैं। शैशवावस्था में परिवर्तन क्या होते हैं, बाल्यावस्था में परिवर्तन कौन से होते हैं, किशोरावस्था में बालक के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो ये जो आपके परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये परिवर्तन ही आपके कैसे होते हैं, ये परिवर्तन जो है एक निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो आपके शैशवावस्था में परिवर्तन हुए हैं ये आपके ऐसे ही हो जाएं, बिल्कुल नहीं। इनका एक निश्चित सिद्धांत है, ये अपने आप में बिल्कुल निश्चित रूप में होते हैं। तो ये जो निश्चित सिद्धांत हैं, यही जो आपके परिवर्तन है, ये निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं और यही आपके निश्चित सिद्धांती विकास के आपके क्या कहलाते हैं, सिद्धांत कहलाते हैं, जो कि आपको पढ़ने होते हैं। सो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि आपका जो बालक है वो एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में जाता है तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। वो सभी के सभी परिवर्तन मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये मेरी ड्यूटी है। पर अभी आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये परिवर्तन एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार, एक फिक्स लॉ के अनुसार, ये आपके जो प्रिंसिपल के अनुसार जो है आपके आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विकास के सिद्धांत कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ विकास के सिद्धांत जिनसे परीक्षा में बार बार प्रश्न बनता है वही पढ़ाऊंगी। और मैं डेफिनेटली यहाँ पर कह सकती हूँ कि इन्हीं से आपसे इस बार भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, तो इन्हीं से आएगा। तो अननेसेसरली आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आइए देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत पढ़ना है। सबसे पहले सतत विकास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत जिसे कहते हैं, ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, फिर पढ़ना है परस्पर संबंध का सिद्धांत, फिर पढ़ना है आनुवंशिकता एवं वातावरण का सिद्धांत, फिर पढ़ना है आपको पारिमार्जिकता का सिद्धांत। इसके बाद भी आपको पढ़ना है, 5 से ही आपको फ्री नहीं होना है अभी, है। तो अब आपको यहाँ पर अपना एक छठवां जो नोट करना है, वो कौन सा नोट करना है, आपको छठवां नोट करना है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। कौन सा? मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। मस्तका, ये तो आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इवन पिछली बार जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें 2 बार एक ही पेपर में पूछा गया। तो आपको मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत जो है बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर समझा दूंगी और आपको समझ में आ जाएगा। आपका जो मस्तकाधोमुखी आपका जो सिद्धांत है, इसको क्या कहते हैं, सेफेलोकॉडल लॉ कहते हैं, ठीक है। तो इसका इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे कभी कभी इसी सेफेलोकॉडल को हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। सेफेलोकॉडल, CAUDL, सेफेलोकॉडल लॉ। सेफेलोकॉडल लॉ इस तरीके से दे देते हैं, सेफेलोकॉडल के अनुसार आपका विकास होता है, इस तरीके से दे देते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए आपको इंग्लिश में यहाँ पर बार बार बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप इंग्लिश से भी थोड़ा सा परिचित रहें, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर 7वां पढ़ना है, कौन सा? अगला आपको पढ़ना है प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसे कहते हैं केंद्र से आपका दूर का सिद्धांत, ठीक है। केंद्र, इसे आप चाहे केंद्र से दूर कहें या फिर इसी को आप क्या कह सकते हैं, इसी को कहते हैं निकट से दूर का सिद्धांत, ठीक है। तो निकट से दूर भी आप इसको कह सकते हैं। तो आपको 7वां पढ़ना है निकट से दूर, निकट से दूर का सिद्धांत, ठीक है। निकट से दूर का जो सिद्धांत है, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक। PROXI, प्रॉक्सिमो, MODISTAL, प्रॉक्सिमो डिस्टल लॉ, ठीक है। प्रॉक्सिमो डिस्टल लॉ ऑफ डेवलपमेंट। और 8वां यहाँ पर आपको पढ़ना है, सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत, ठीक है। कौन सा पढ़ना है? सामान्य से विशेष या विशिष्ट कहें, ठीक है। सामान्य से विशेष की ओर, ठीक है। सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत, जिसे आप कहेंगे कि फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक लॉ, ठीक है, सिद्धांत।
और यहाँ पर 9वां आपको पढ़ना है सरल से जटिल का सिद्धांत। ठीक है, सरल से जटिल का सिद्धांत, सरल से जटिल का सिद्धांत। तो इतने सिद्धांत आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपको परीक्षा में प्रश्न यहीं से मिलेगा। तो आइए 1 बाय 1 करके हम इनको पढ़ लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं निरंतरता का सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले हैं? निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में हमें सबसे पहले एक डेफिनेशन पढ़नी है, वो है स्किनर की डेफिनेशन। स्किनर की डेफिनेशन अगर आप समझ गए तो आप आसानी से निरंतरता का सिद्धांत समझ जाएंगे। स्किनर का कहना है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हालांकि जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में विकास के बारे में बताया तो मैंने बताया था कि विकास जो है आपके जन्म से शुरू होता है, जब तक आपकी टह नहीं भूल जाती तब तक आपका विकास चलता रहता है। तो विकास क्या हुआ? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी को जो है किसने बोला? इसी को आपके स्किनर ने बोला। तो स्किनर का जो कथन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। छोटी सी परिभाषा है लेकिन बहुत बार पूछी गई है। तो विकास क्या है आपकी? निरंतर विकास, निरंतर चलने वाली क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, प्रक्रिया है। तो पहला तो आपने पढ़ लिया सिद्धांत। अब हम यहाँ पर दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं। दूसरा आपको सिद्धांत मैं बताने वाली हूँ व्यक्तिगतता का सिद्धांत। अगर सीक्वेंस इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमें दूसरा यहाँ पर पढ़ना है व्यक्तिगतता, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ठीक, व्यक्तिगतता का सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति का विकास आपका कैसा होता है? अलग होता है। आप सभी को पता है। आप अगर अपने भाई बहनों में ही देख लें, मान के चलिए कि ये आप हैं और ये आपका भाई है और ये आपके बड़े भाई हैं, तो आपका विकास भी डिफरेंट हुआ है। आपका विकास आपके भाई से डिफरेंट हुआ है, आपकी बहन से भी अलग हुआ होगा। मैं अगर ये कहूँ कि आपके जो हैं परिवार में भी आप देखेंगे अपने भाई बहनों में, तो भी आप विकास को देख सकते हैं कि आपका विकास आपके भाई से, आपकी बहन से अलग हुआ है। अगर आप परिवार से हट के देखें तब तो ये बात और भी ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं कि हमारा विकास हमारे दोस्त के जैसा नहीं हुआ है ना, और आपके दोस्त का विकास उसके दोस्त के मतलब उसके और किसी दोस्त के जैसा नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि व्यक्तिगतता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास है वो अलग अलग होता है। किसी भी व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के जैसा हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। ठीक, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि सभी लोगों का विकास, सभी लोगों का विकास अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है। अब इस अलग अलग होने का विशेष रूप से कारण क्या है, ये तो समझना बहुत ज़रूरी है ना कि आखिर ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों नहीं है कि दुनिया में सभी लोगों का विकास एक जैसा हो जाए, मेरा विकास मेरे भाई के जैसा हो जाए या मेरी बहन के जैसा हो जाए, मेरा विकास मेरे दोस्त के जैसा हो जाए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा आखिर क्या है जिस वजह से सभी लोगों का विकास जो है अलग अलग हो रहा है? इसका मेन रीज़न जो है आपका, वो है आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। क्या है? आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से ही आपका जो है ये डिफरेंट होता है। ठीक, तो सबसे पहला कारण आपको समझ में आ गया होगा, हेरिडिटी। अभी मैं समझाती हूँ, बस 1 मिनट दीजिए। दूसरा मैंने आपको कहा कि एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण। तो आपके आनुवांशिकता और वातावरण की वजह से ये जो विकास है आपका सभी व्यक्तियों का अलग अलग हो रहा। किसी भी व्यक्ति की हेरिडिटी आप देख सकते हैं कि आपका जो है मतलब एक व्यक्ति की हेरिडिटी दूसरे से डिफरेंट है ना। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि मेरे और मेरे भाई की तो सेम ही होगी ना, माता पिता तो सेम है। लेकिन वातावरण वहाँ पर आ जाता है, कूद कर जो वातावरण आता है, इसी वातावरण की वजह से क्या होता है, विकास अलग अलग होता है। अगर आपकी हेरिडिटी सेम है लेकिन अगर आपका वातावरण अलग अलग कर दिया गया है तो बिल्कुल जाहिर है कि आपका विकास भी डिफरेंट होगा। मान के चलिए कि एक माता पिता हैं, आपके पापा हैं और ये आप हैं और ये आपकी बहन है। ठीक है, आपकी बहन को फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी तो वो चली गई मुंबई। कहाँ चली गई? मुंबई। और आपको क्या करना था? सोच के बताती हूँ मैं। इंजीनियरिंग करनी थी तो आप चले गए जैसे किसी अच्छे कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया। मान के चलिए कि आप आईआईटी कानपुर चले गए। ठीक है, तो आप दोनों की हेरिडिटी सेम है। आपने देखा आपके माता पिता सेम है ना, उनके भी आपके एंसेस्टर सेम है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि ये जो आपकी हैं, ये जो वातावरण आपको डिफरेंट मिला है, ये जो एनवायरनमेंट है, आपकी सिस्टर को फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी, वो मुंबई गई और यहाँ पर आपका वातावरण बिल्कुल से चेंज कर दिया गया। आप आईआईटी कानपुर चले गए, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों ही आपका वातावरण जो है आपका डिफरेंट है। इस वजह से दोनों का विकास क्या होगा? अलग अलग होगा। अब यहीं पर आपके मन में आ रहा होगा कि अगर
वातावरण सेम कर दें तो जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी कि अभिषेक बच्चन है जैसे और ये ऐश्वर्या राय है, ठीक है। इनकी एक बच्ची है, मुझे नाम तो नहीं पता है, मान के चलिए एक जो बच्ची है इनकी, और वो उसको वातावरण कैसा मिल रहा है, ये दोनों वातावरण कैसे हैं, इन दोनों का बैकग्राउंड है फिल्मी बैकग्राउंड, यानी ये अभिनेता हैं, ये अभिनेत्री हैं। तो इनकी बेटी के पूरे पूरे चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं कि इनकी बेटी जो है अभिनेत्री बनेगी ही बनेगी। क्यों? क्योंकि उसका वातावरण ऐसा है। अगर आप बच्चे को उसी वातावरण में रख दें जिस वातावरण में उनके पेरेंट्स हैं, तो ये भी हो सकता है कि जो बच्ची जो है उसी प्रोफेशन को फॉलो कर ले। लेकिन अगर इसका और कोई भाई बहन होगा ना, तो जरूरी नहीं है कि सेम वातावरण में रहने के बाद भी इनका विकास सेम हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो इसीलिए आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इस चीज़ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक चीज़ आपने यहाँ से समझ ली, आप इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा एक छोटा सा पॉइंट बना के कि व्यक्तिगतता के सिद्धांत को मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ। व्यक्तिगतता के सिद्धांत, व्यक्तिगतता के सिद्धांत को कौन कौन, हेरिडिटी तथा वातावरण प्रभावित करता है, ठीक है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट चलें, अभी इतना समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए एक चीज़ मैं आपसे बड़ी विनम्र निवेदन जो कहते हैं वो करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है ना, तो आप लोग एक कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। जैसे आप लोग कोई कमेंट करेंगे ना, अच्छा, तो मुझे भी एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है कि यार बच्चे लाइक कर रहे हैं वीडियोज़ को, उनको अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी और कंटेंट बनाने को मन करता है। तो प्लीज़ आप लोग बस इतना कर दिया करिए मेरे लिए, यही बहुत है। नेक्स्ट आपका सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो आइए परस्पर संबंध के सिद्धांत को भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कौन सा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है ये क्या कहता है, देखिए जो विकास होता है, विकास के 5 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं, ध्यान से समझिएगा, आप आसानी से इसको भी समझ लेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि विकास के 5 पक्ष हैं। कौन सा है, एक तो है आपका शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास, जिसे आप क्या कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा होता है आपका मानसिक विकास, क्या होता है, दूसरा होता है आपका मानसिक विकास, जिसे आप क्या कहते हैं, मेंटल डेवलपमेंट। तीसरा होता है आपका सामाजिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास, जिसे आप क्या कहेंगे, जिसे आप कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। चौथा होता है आपका संवेगात्मक विकास, क्या होता है, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का मतलब है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। एंड पांचवा है आपका नैतिक विकास, जिसे आप मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। ये आपके क्या है, ये विकास के आपके 5 पक्ष हैं। ये क्या हैं, ये आपके विकास के 5 पक्ष हैं, विकास के 5 पक्ष। ये आपको पता होना चाहिए, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। विकास के ये जो 5 पक्ष हैं, ये 5 पक्ष आपके परस्पर संबंधित होते हैं। अब ये क्या बात हुई मैम, ये ऐसी बात हुई, ये बात कुछ ऐसी है कि शारीरिक विकास का संबंध आपके मानसिक विकास से है, मानसिक विकास का संबंध आपके सामाजिक विकास से, यानी कि ये जो विकास के पक्ष हैं ये आपस में अंतः संबंधित हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि विकास का कोई सा भी पक्ष है, कोई सा भी उठा के देख लें कि शारीरिक विकास हमारा मानसिक विकास से स्वतंत्र है, ये नहीं कह पाएंगे। आप इसको प्रूफ करके देख लीजिए, आपको मैं बता देती हूँ, आप समझिएगा ध्यान से। जैसे एक बात बताइए कि कोई भी व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से अगर कमज़ोर है तो चांसेस हैं कि उसका जो मानसिक विकास है वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा एक व्यक्ति जिसका शारीरिक विकास अच्छा है और उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, ये आप सभी को पता है। तो एक व्यक्ति जो कमज़ोर है शारीरिक रूप से, कैसा है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अच्छा है तो उसका मानसिक विकास आपका कैसा होगा, इसका मानसिक विकास जो है अच्छा होगा, है ना। तो ये चीज़ आपने समझी। तो ये जो विकास के पक्ष हैं आपस में अंतः संबंधित होते हैं, यही परस्पर संबंध का सिद्धांत है। क्या है, ये परस्पर संबंध का छोटा सा सिद्धांत है कि विकास के 5 पक्ष हैं जो कि आपस में अंतः संबंधित होते हैं। तो आपको लिखना है कि विकास के 5 पक्ष होते हैं, विकास के 5 पक्ष होते हैं और आपस में, और ये आपस में कैसे होते हैं, संबंधित होते हैं।
ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है। तो कभी ये मत कहिएगा कि शारीरिक विकास हमारा मानसिक विकास से स्वतंत्र है या सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, क्योंकि शारीरिक विकास हमारे समाज में ही होता है। ऐसा नहीं है कोई बच्चा जो है समाज से हट के जाए और अपना शारीरिक विकास कर ले, संभव ही नहीं है। संवेगात्मक विकास आपका शारीरिक विकास से संबंधित है, नैतिक विकास से संबंधित है। आपके विकास के पाँचों पक्ष आपके अंतः संबंधित हैं, यही परस्पर संबंध का सिद्धांत है। आई होप आप समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत पर, जो कि है हमारा आनुवंशिकता एवं वातावरण से अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चौथा नोट करना है, जो कि है आपकी आनुवंशिकता आनुवंशिकता एवं वातावरण, आनुवंशिकता एवं वातावरण के अंतःक्रिया, आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक, आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का जो सिद्धांत है ये क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, वुडवर्थ आप सभी ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए अभी। वुडवर्थ की एक डेफिनेशन है, जो आप समझ गए तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये कहता क्या है ये सिद्धांत। वुडवर्थ कहते हैं कि बालक का जो विकास है, यानी कि डेवलपमेंट जो है उसका, वो आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। किसने कहा है? ऐसा वुडवर्थ ने कहा है कि बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण की, किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा। क्यों? क्योंकि बालक का जो विकास है वो आनुवंशिकता जो है बालक की, उसे क्षमता प्रदान करती है। क्षमता को विकसित करने का आपका जो अवसर देता है वो कौन देता है? वो एनवायरनमेंट देता है। ऐसा एक KVS में क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने कल ही देखा है इसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि हेरिडिटी क्या देता है बच्चों को। तो बच्चे को क्षमता, जो विकसित क्षमता जो है आपकी, कौन देता है? वो आपका हेरिडिटी देती है। एनवायरनमेंट इन क्षमताओं को विकसित करने का अवसर देता है। एक बार मैं नोट कर देती हूँ, आप समझ जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। बालक जो है आपका, बालक का विकास आनुवंशिकता, बिंदी तो कहीं और ही लग गई, आनुवंशिकता एवं वातावरण, आनुवंशिकता एवं वातावरण की, आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। किस पर? आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक, समझ गए आप लोग कि आपका जो है बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, ऐसा आपके वुडवर्थ ने कहा। यानी कि डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक, ये आप सभी को पता होगा कि एक जो आपका बालक होता है, इसमें आपके जो है क्रोमोसोम जो है किससे आते हैं? पेरेंट्स से आते हैं। 23 जोड़ी आपके क्रोमोसोम जो है किससे आते हैं? 23 जो क्रोमोसोम आते हैं वो किससे आते हैं? आपकी माता से आते हैं, और 23 आपके पिता से आते हैं। ठीक, देखिए इसको ध्यान से समझिए, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ओवम जो होते हैं, ओवम आपके स्पर्म मिलते हैं जब, स्पर्म्स, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपकी जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट जिसे आप क्या कहते हैं? संयुक्त कोशिका कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त कोशिका। ठीक, अभी बिल्कुल इतना आपने समझा कि बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, बस इतना समझ लिया। अब मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि ओवम और स्पर्म मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट का निर्माण होता है तो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया होती है। किसकी? ब्लास्टोसिस्ट की, BLASTOSIST, ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया होती है। और माइटोसिस का निर्माण होता है। किसका? माइटोसिस का निर्माण होता है। माइटोसिस मतलब क्या होता है? माइटोसिस यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है आपका। ठीक, ब्लास्टोसिस्ट एक आपकी प्रोसेस है, इसको आपको छोड़ मत समझ लीजिएगा। ठीक, तो इसमें आपका ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ओवम में आपके जो है 23 आपके गुणसूत्र होते हैं, 23। ठीक है, कितने? 23, सॉरी। और यहाँ पर भी आपके 23 होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। अब जो आपकी जाइगोट कोशिका है, इसमें आपके 46 आपके गुणसूत्र होते हैं। कितने? 40 गुणसूत्र होते हैं। जीवन को आधार देने वाली पहली कोशिका कौन सी है? वो जाइगोट होती है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जीवन को आधार देने वाली पहली कोशिका कौन सी है, तो नोट करिएगा, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ। जीवन को आधार देने वाली, जीवन को आधार, मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा ये लंबा जा रहा है ये सिद्धांत, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो ऐसा नहीं है कि आपका बर्बाद हो जाएगा कुछ, आप यहाँ पर आबाद ही होंगे। पढ़ने से कोई बर्बाद नहीं हुआ है आज तक। ठीक है, आपको ही फ़ायदा करेगा। देने वाली, जीवन को आधार देने वाली
पहली आपकी जो सेल है, पहली आपकी कोशिका जो है वो आपकी कौन सी है, जाइगोटी होती है। ठीक, अब इसमें जो 46 आपके गुणसूत्र आए हैं, ये जो आपके गुणसूत्र आए हैं 46, इन 46 गुणसूत्रों में आप देखेंगे तो जो आपके 23 आपके उभम से और 23 स्तंभ से आए हैं, ये जो आपके 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं इनमें समानता होती है। कोई भी आपका जो होता है उनमें 22 जोड़ी गुणसूत्रों में समानता होती है। तो उन 22 जोड़ी गुणसूत्र जो हैं जिनमें समानता पाई जाती है, इनको क्या कहते हैं, इन समानता वाले गुणसूत्रों को कहते हैं हम लोग ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक, ऑटोसोम्स, SOMES, ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक, इसको आपसे पूछा गया है कि आपके जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं जिनमें समानता होती है, इनको क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक, एक आपके जो जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जो आपका डिफरेंट होता है, जिससे डिसाइड होता है कि आने वाला जो बेबी है वो आपका, अगर माता का X मिलता है और पिता का Y मिलता है तो आपका क्या होगा, लड़का पैदा होगा, होगा कि नहीं। माता का X आपका क्रोमोसोम मिलेगा, आप सभी को पता है, और पिता का कौन सा मिलेगा, पिता का अगर आपका जो है यहाँ पर X ही मिल जाता है तब आपकी लड़की पैदा होगी। क्या पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो ये जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, ये 23वां जोड़ी गुणसूत्र ही आपका जो है यहाँ पर लिंग निर्धारित करता है। यानी कि लिंग निर्धारित करने वाला जो गुणसूत्र होता है, लिंग निर्धारक जिसे कहते हैं, लिंग निर्धारक गुणसूत्र जो होता है वो 23वां जोड़ी गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो एक चीज़ आपने समझ ली यहाँ पर कि आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया जो है, अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक, तो यहाँ पर एक और लास्ट चीज़ समझ लीजिएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इस तरीके से समझिएगा, जिस पर आपका जो है एक बार KBS में क्वेश्चन आया है इस तरीके से। ये आपकी हेरिडिटी है और ये आपका एनवायरनमेंट है। हेरिडिटी क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है, तो आपको इस तरीके से लिख देना है। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा ट्राइंगल को और लिखिएगा क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है। बल्कि सॉरी, जबकि कहना चाहिए मुझे, जबकि एनवायरनमेंट इन क्षमताओं को विकसित करने का अवसर देता है। क्षमताओं को विकसित करने का, क्षमताओं को विकसित करने का, विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। क्या देता है, अवसर प्रदान करता है, प्रदान करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से। आई थिंक अब मूव करते हैं नेक्स्ट, आपका जो सिद्धांत है उस पर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका पारिमार्जिकता का सिद्धांत। आइए समझते हैं ये पारिमार्जिकता का सिद्धांत आखिर में क्या कहता है। तो आपको यहाँ पर नोट करना है पारिमार्जिकता का सिद्धांत। ठीक है, पारिमार्जिकता का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है, इसको आप देखिए। परिमार्जन का मतलब क्या है, परिमार्जन का मतलब होता है नकारात्मक जो आपके जो चीज़ें हैं उनको सकारात्मक चीज़ों में बदल देना ही आपका परिमार्जन होता है। ये तो आप सभी ने पता होगा कि एक टीचर का जो कर्तव्य है वो यही होता है कि बालक का जो आपका जो व्यवहार है इसमें परिमार्जन करना, बालक के व्यवहार का परिमार्जन करना ही आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। मतलब बालक के जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको सकारात्मक चीज़ों में बदलना ही क्या है, परिमार्जन है। ये एक टीचर का दायित्व होता है ना। तो यहाँ पर आपको यही समझना है। अब यहाँ पर टीचर किस चीज़ में परिमार्जन करेगा, जैसे आप समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से कि आप एक भाषा के टीचर हैं। क्या हैं आप, लैंग्वेज टीचर हैं। क्या हैं आप, लैंग्वेज टीचर हैं। ठीक है, लैंग्वेज टीचर, LT का मतलब है लैंग्वेज टीचर हैं। तो बच्चों के उच्चारण में आप सुधार करेंगे। क्या करेंगे, जैसे कोई बच्चा उच्चारण जो है करता है तो वो सही रूप से नहीं कर पाता है, तो आपने इसके उच्चारण में क्या किया, इसके उच्चारण में आपने सुधार किया, उच्चारण में आपने क्या किया, सुधार किया, और यहाँ जाके बच्चा आपका ठीक से बोलने लगता है। यही है परिमार्जिकता का सिद्धांत कि आपने यहाँ पर बच्चे की जो गलत चीज़ें हैं, मतलब बच्ची में आपने जो चीज़ें हैं उनको क्या किया, बच्चे की चीज़ों को इसमें सुधार किया। कोई भी चीज़ हो सकती है, पढ़ाई से रिलेटेड और अन्य चीज़ भी हो सकती है, यही परिमार्जन कहलाता है। ठीक है, तो परिमार्जिकता का सिद्धांत आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम सिद्धांत समझते हैं जो कि है आपका कौन सा, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। ठीक है, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। मस्तकाधोमुखी मतलब सेफेलोकोडल लॉ। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या कहा जाता है सेफेलोकोडल का, सेफेलो का मतलब होता है आपका क्या होता है, सर। यानी कि यहाँ मस्तका लिखा है ना, यहाँ पर इसको समझिए कि मस्तिष्क, यानी कि आपका सिर का विकास क्या होगा, पहले होगा। सिर पहले बनता है इसके अनुसार, और उसके बाद धड़ और हाथ और पैर आपके अंत में बनते हैं। तो ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस सिद्धांत को बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, रटने की कोई आवश्यकता है नहीं है आपको। क्यों नहीं है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है मस्तकाधोमुखी, यानी कि मस्तिष्क यानी कि सिर का निर्माण पहले होगा। तो इसके अनुसार, इसके 1 मिनट में थोड़ा सा पेन पतला कर लूँ। इसके अनुसार पहले सिर बनता है,
पहले सिर बनता है और बढ़ता है। पहले सिर बनता है और क्या होता है, पहले सिर बनता है बढ़ता है, ठीक है। बाद में धड़ बनता है, क्या, बाद में धड़, बाद में धड़, हाथ और पैर, ठीक है। बाद में धड़, हाथ और पैर बनते हैं। पैर आपके क्या होते हैं, बनते हैं। हाथ, इसके बाद मुझे इसको 1 मिनट आप दीजिए। हाथ और अंत में पैर, ठीक है, अंत में पैर, ठीक। तो ये आपने समझ लिया, मस्तकाधोमुखी, यानी कि सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पर सिर बनेगा। सिर बनने के बाद आपका सिर बढ़ता है, फिर बाद में धड़ बनता है, उसके बाद आपके हाथ बनते हैं और सबसे लास्ट में आपके पैर बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट लॉ देखें, अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आपका कौन सा है, निकट से दूर का सिद्धांत। कौन सा है, निकट से दूर का सिद्धांत। निकट से दूर का सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, ठीक। निकट से दूर का सिद्धांत क्या कहते हैं, इस सिद्धांत में कहा जाता है कि सबसे पहले केंद्र के जो निकट अंग हैं, जो आपका केंद्र है, केंद्र के निकट जो अंग हैं, इसके जो निकट अंग हैं, इन अंगों का विकास होता है। उसके बाद केंद्र से दूर के अंगों का विकास होता है। ये आपका निकट से दूर का सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले केंद्र के निकट अंगों का विकास होता है और उसके बाद आपका जो है केंद्र से दूर के अंगों का आपका जो है विकास होता है। तो आपको लिखना है इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत, देखिए मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, तो आपको भी लिखना है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, क्योंकि मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि पूरा सीडीपी जितना भी आपका केवीएस के सिलेबस में मेंशन किया गया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कंप्लीट करवाने की। एक भी आपको जो है ऐसा मौका नहीं दूंगी जिसमें आपको लगे कि यार इन्होंने तो बीच में छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं, बीच में नहीं छोड़ूंगी आपको, आप विश्वास करिए मेरे ऊपर, ठीक। अनुसार सबसे आपका पहले क्या होता है, केंद्र के, सबसे पहले केंद्र के निकट, केंद्र के निकट के अंगों, निकट के अंगों का विकास होता है, अंगों का विकास होता है। और केंद्र से दूर के अंगों, केंद्र से दूर के अंगों का विकास बाद में होता है, ठीक है, बाद में होता है, ठीक। समझ गए होंगे इसको भी, ये भी सिंपल था। अब नेक्स्ट आपका सिद्धांत कौन सा है, सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत। कौन सा है, सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। तो सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत जो है आपका, ये क्या कहता है, ये कहता है आपका कि आपके विकास की प्रक्रिया पहले संपूर्ण की दृष्टि से होती है। कैसे होती है, पहले आपकी विकास की प्रक्रिया संपूर्ण की दृष्टि से होती है और बाद में किसी अंग विशेष की वृद्धि और विकास होता है। ये कहता है आपका सामान्य से विशेष आपकी जो है ओर का सिद्धांत, ठीक। तो आपको इसमें क्या नोट करना है, इसके अनुसार आप लोग पेन का कलर चेंज करके करिएगा, मैं शायद भूल गई हूँ आप लोगों के पढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाने बैठती हूँ ना, सच बता रही है, दिल खुश हो जाता है मेरा, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी को पढ़ाना, आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या मिल रहा है इससे, क्या नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को हेल्प मिल रही है ना, जीवन में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि मेरी वजह से किसी स्टूडेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने किसी बैच में एनरोल नहीं कर पाया। आज मेरे पास पैसे होते तो मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला जाता। किसी भी बच्चे को ये महसूस नहीं होना चाहिए, आज उसको ये महसूस होना चाहिए कि चलो मैंने नहीं एनरोल कर पाया, ये मैम तो है ना, मैं इनसे पढ़ूंगा, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, ठीक। तो इसके अनुसार विकास की प्रक्रिया, विकास की क्या होती है प्रक्रिया, क्रिया बोलना चाहिए, आई मीन, है ना, विकास की क्रिया, विकास की क्रिया पहले संपूर्ण, मतलब पहले पूरा हाथ बनेगा, उसके बाद आपका जो है क्या होगा, उंगलियों का आपका जो है विकास होगा। ये आपका यही सिद्धांत यही कहता है कि पहले पूरा हाथ बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उंगलियों का विकास होगा, धीरे धीरे करके ऐसा होता है, ठीक। तो पहले संपूर्ण की दृष्टि से होता है, संपूर्ण की दृष्टि से होता है, और बाद में अंग विशेष का, ठीक है, बाद में अंग विशेष की वृद्धि और विकास होता है।
बस एक और आपको पढ़ा दूँ तो आपका यहाँ पर काम बन जाएगा, क्योंकि ये भी आपसे अक्सर पूछा जाता है और अक्सर यहाँ पर बच्चे जो हैं एक मतलब मैं कहूँगी कि एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, और इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो भाई पहले सामान्य होगा, उसके बाद विशिष्ट की ओर जाती है कोई भी चीज़। तो सामान्य से विशेष होता है या विशिष्ट कहें, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक लास्ट और पढ़ लेते हैं, जो कि है आपका कौन सा, जो कि है आपका सरल से जटिल का सिद्धांत। सरल से जटिल, सरल से जटिल का सिद्धांत। ये क्या कहता है सरल से जटिल का सिद्धांत? ये भी बड़ा ही सिंपल है, नाम से ही स्पष्ट है। सरल से जटिल का मतलब है कि सबसे पहले बालक सरल चीज़ों को करता है और बाद में वह क्या करता है, जटिल चीज़ों को करता है, ठीक। तो यही आपको पता होगा, सबसे पहले बालक सरल चीज़ें सीखता है। आप एक चीज़ बताइए कि क्या आप जो है दौड़ने से पहले आपने कुछ किया है, या फिर सीधा आप जब पैदा हुए और सीधा ही आपके घर वालों ने कहा अरे बहुत खुशी हुई आप पैदा हुए और घर में मिठाई बांटी गई, पूरे पड़ोस में मिठाई बांटी गई और आप जो है पालने से कूद गए और दौड़ने लगे, मज़ा आ गया आपको दौड़ के, है ना। तो आप बताइए कि क्या आपने ऐसा किया है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले आपने कई सारी चीज़ें की हैं। क्या क्या किया है? सबसे पहले आप फिसले होंगे, है ना। फिसलने के बाद आप थोड़ा सा जो है खड़े होंगे, फिर आप गिरेंगे, फिर आप खड़े होते हैं, फिर गिरेंगे। आपका विकास जो होता है वो ऐसे ही नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है ना। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि अचानक से आपका कोई परिवर्तन आपके अंदर हो जाए। अचानक से कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी बालक होता है जो शैशवावस्था में है, और शैशवावस्था से जब वो बाल्यावस्था में जाता है तो ओवरनाइट परिवर्तन नहीं होता है कि आज बच्चा जो है यहाँ पर 0 साल का होगा, 0 से 6 साल का जब होता है, फिर 6 साल के बाद जो है बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा, तो जो 6वां साल का आखिरी दिन होगा, इसी दिन वो सीधा बाल्यावस्था में आ गया, अरे सारी विशेषताएं आ गई। ऐसा नहीं होता है, ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी इसके पहले जो है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था इसीलिए बताया जाता है क्योंकि जो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं उस आपकी जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था के अंत में आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था आपको पढ़ाया जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि कोई भी परिवर्तन तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे होता है ना। तो ऐसे ही होता है कि कोई भी आप क्रिया करते हैं तो पहले सरल चीज़ों को करता है बालक, उसके बाद वो जटिल चीज़ों को करना सीख जाता है, ठीक। जैसे आपको अगर अपनी भाषा पर पकड़ बनानी है तो सबसे पहले निरर्थक शब्द बोलता है, यानी कि जिन शब्दों का कोई मतलब मैं कहूँगी कि एक तरीके से सार्थक नहीं होते। सार्थक का मतलब है जिसका कोई मीनिंग निकले, है ना। सार्थक का मतलब क्या है? सार्थक का मतलब है जिसका कोई मीनिंग निकले, है ना, मीनिंग निकले। निरर्थक का मतलब है जिसका कोई मतलब कोई ना तो सीक्वेंस है ना ही कोई मीनिंग है, तो वो निरर्थक होता है। तो इसमें आपको सिर्फ इतनी ही लाइन नोट करना है कि शिशु की समस्त क्रियाएं, शिशु की समस्त क्रियाएं विशिष्ट होने से पहले सामान्य होती हैं, ठीक। सो ये रहे आपके विकास के सिद्धांत, और मैं तो आशा यही करती हूँ आप सभी से कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक। भागना नहीं है। मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में 2 पॉइंट महत्वपूर्ण बताऊंगी, ठीक है। हर दिन आपका ये प्रोसेस होगा, ठीक। तो आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व के प्रथम शिक्षाविद कौन थे, तो विश्व के, ठीक है, वर्ल्ड की बात की जा रही है, विश्व के प्रथम शिक्षाविद थे आपके जॉन डीवी। कौन थे? जॉन डीवी थे, ठीक। पहला पॉइंट नोट करना है। आपके जो मनोविज्ञान है, कौन? मनोविज्ञान को आपका मन व मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान आपके पोम्पोनोजी ने कहा है। किसने? पोम्पोनोजी ने कहा है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, लेकिन हर दिन आपको मैं रिवीजन करवाऊंगी, हर दिन ऐसे पॉइंट बताऊंगी ताकि जो फैक्चुअल चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसके बाद व्यवहारिक चीज़ें आपकी आने वाली हैं जिनको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकती हूँ, पर इनके लिए कोई एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगी ना। तो ये चीज़ें मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको याद करवाऊं। तो आपके मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का आपका विज्ञान किसने कहा है? तो ये आपके पोम्पोनोजी ने कहा है। किसने? पोम्पोनोजी ने कहा है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं आपके मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान के विकास के चरण की बात करूं तो मनोविज्ञान को क्या क्या कहा गया? मनोविज्ञान को सबसे पहले आपका आत्मा का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया?
आत्मा का विज्ञान कहा गया। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी तक इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। ठीक है, समर्थक कौन थे? अरस्तु थे, डेकार्टे थे, और प्लूटो थे, रुडोल्फ थे, गोल्के थे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मन व मस्तिष्क का विज्ञान, तो इसको मन व मस्तिष्क का विज्ञान 16 आपकी 17वीं से 18वीं शताब्दी तक कहा गया है ना, क्योंकि 16वीं शताब्दी के अंत तक आत्मा का विज्ञान इसे माना गया। वहीं आपकी 17वीं से 18वीं शताब्दी में आपका जो है इसको मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, जो कि पोम्पोनोजी ने आपका कहा। ठीक है, किसने? पोम्पोनोजी ने। पोम्पोनोजी एक इटली के मनोवैज्ञानिक थे। थॉमस रीड, वर्कले, जॉन लॉक इसके प्रथम आपके जो है प्रमुख समर्थक थे, है ना। उसके बाद आता है आपका चेतना का, आपका जो है क्या? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान इसे 19वीं शताब्दी में कहा गया, याद रखिएगा। ठीक, और इसके बाद आपको मैंने बताया था कि विलियम जेम्स जो थे, इनकी एक पुस्तक थी मनोविज्ञान के सिद्धांत। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना की अवस्था में इसमें वर्णित किया था। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था एक लास्ट आपका व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि वर्तमान में जो है आपका मनोविज्ञान जो है आपके विकास के किस चरण में है, तो व्यवहार का विज्ञान है। कैसा है? व्यवहार का विज्ञान है ना, क्योंकि 20वीं आपकी जो सदी थी, 20वीं सदी से अब तक प्रेजेंट तक का समय जो है व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ठीक, और इसे व्यवहार का विज्ञान के रूप में मानने के रूप में सर्वप्रथम आपके जेवी वाटसन का नाम आता है। किसका? जेवी वाटसन का नाम आता है, तो इनको भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, जेवी वाटसन का नाम आता है। ठीक, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान अमेरिकी निवासी आपके वाटसन ने कहा था। ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इसलिए व्यवहारवाद का जनक जो है आपका, मैं आपको आगे व्यवहारवाद, गेस्टोल्टवाद और आपको रचनावाद पढ़ाऊंगी, वहाँ पर मैं बताऊंगी कि व्यवहारवाद का जनक जो है आपके वाटसन को माना गया है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय करिए, और अगले वीडियो में भी आप लोग सब प्रेजेंट होइएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।